हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षरकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज को रिस्टार्ट करके आयनिक इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं। 3-4 चैप्टर बचे हैं रिवीजन सीरीज में, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आयनिक में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है और ये लेक्चर मैंने उस तरह से डिलीवर करने की कोशिश की है जिससे कि मेंस में आने वाले सारे सवाल लग जाएं। बहुत इन डेप्थ नहीं गए हैं, इसमें केवल मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। तो अगर तुम मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस करना चाहते हो तो इस बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देखो। अगर एडवांस वाला करना चाहते हो या तो फिर फुल वीडियो देखो जो आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स अध्याय और निश्चय सीरीज में हो रखे हैं वाले, या फिर वन शॉट ऑफ एडवांस देखना। तो डिफरेंस तुम्हें फील हो जाएगा क्योंकि इसमें केसेस मैंने कम लिए हैं, क्योंकि मेंस उतना टिपिकल सवाल आयनिक इक्विलिब्रियम का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे। इससे पहले हम लोग बता दें कि सब चीज़ें हम लोगों को नोट्स और PYQs 2024 के भी काफ़ी हद तक अलग, वो आधे हम लोग PYQs जनवरी अटेम्प्ट के कर चुके हैं, बचे हुए आधे भी जल्दी से जल्दी कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो 3 चैप्टर बचे हुए वो भी PYQs, मतलब जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड DNF, वो भी फटाफट मैं रिकॉर्ड करके तुम्हें दे दूंगा जल्दी से, जिससे तुम पढ़ लो। ठीक है, मैथ्स का एग्जाम है भी, मैथ्स का एग्जाम अच्छे से देना और PYQs भी हम लोग करते रहेंगे। सब कुछ मिल कहाँ पे रहा है? सब कुछ मिल रहा है dextercam.in/courses पे, फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आके डाउनलोड करो और फिर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलो तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, इस बात को दिमाग में रखते हुए कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मेंस ओरिएंटेड है और ज़्यादा मुश्किल बात यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो भाई, तो पहले स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से कि जो भी लिखने वाला पार्ट है वो थ्योरी वाला मैं लिख के लाया हूँ और जो भी डिराइव करने वाला पार्ट है वो मैं डिराइव कर दूंगा यहाँ पे तुम्हारे सामने, और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे 2024 वाले। ठीक है, कह रहा है अर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। अर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या होता है? द कंपाउंड्स व्हिच गिव आयंस इन एक्वा स्टेट और मॉल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन है? सबसे जरूरी बात यह है कि कई बार सिंपल क्वेश्चन ये आ जाता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वो है या तो वो एक्वास स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे या फिर मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होंगे? हमें आयंस चाहिए होंगे, तो वो आयंस में ब्रेकअप होना चाहिए। तो जैसे H2SO4 है जो 2H+ और SO4 2- में टूट गया, जैसे NaCl है वो Na+ और Cl- में टूट गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रोड्यूसेस द इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म। अब हो क्या रहा है कि हर इलेक्ट्रोलाइट पूरा पूरा नहीं टूटेगा, कुछ पार्शियली टूटेंगे, कुछ पूरे टूट जाएंगे, है ना? सिंपल बात है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे पूरे टूट जाएंगे, या कुछ होंगे वो पार्शियली टूटेंगे, कुछ हद तक टूटेंगे, कुछ हद तक नहीं टूटेंगे। तो उनके बेसिस पे अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग बाइफर्केट करें, अलग अलग करना शुरू करें, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन किन किन बातों पर डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, डाइल्यूशन कैसा और टेम्परेचर कैसा है, इन 4 बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, और इसमें केवल डिस्कशन हम लोग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तक ही रखेंगे, बाकी डिस्कशन आगे होगा जब हम लोग सोल्यूशंस पढ़ेंगे तो उन पे कैसे कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे कैसे हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, किसमें? एक्वा सोल्यूशन में, जिनके लिए अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होती है, 1 नहीं होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होती है। तो ना हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो एक्वा सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, जिनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहचानेंगे कैसे कि सारे मिनरल एसिड्स और बेस कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जैसे NaOH, KOH, NaOH, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, HI हो गया, ये सब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एमाइंस हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये क्या है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर हमें पोलर सोल्यूट है तो हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा, और नॉन पोलर सोल्यूट है तो हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा, तो इसे हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक, तो ऐसे सॉल्वेंट जो जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है वो क्या करेंगे? वो डिसोसिएशन को फेवर करेंगे, जल्दी तोड़ देंगे। डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगी भाई, जितना डाइल्यूट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती जाती है, ये बात हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीख चुके हैं।
टेम्परेचर टेम्परेचर हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा भाई, तोड़ने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर हीट देके तोड़ देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। ये बात, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब तो वॉइस यार क्लियर आ रही होगी सबको, है ना, माइक का कुछ तो फायदा मिले। अब इसके बाद बात कर रहे हैं कि एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है। एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है कि एसिड्स क्या होते हैं जो H प्लस प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, उन्हें हम अरेनियस एसिड कहते हैं, अरेनियस एसिड कहते हैं। जैसे H2SO4 हो गया, HCl एक्वस हो गया, ये क्या है, एसिड्स हैं अरेनियस एसिड। कैसे एसिड्स हैं, अरेनियस एसिड है। बेस क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस मीडियम में, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो जो H प्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वस मीडियम में वो हमारे एसिड्स हैं, और जो OH माइनस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेस हैं। और बेस का एग्जांपल जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, बेस है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में जो भी H प्लस डोनेट कर रहा है वो क्या है, एसिड है, और जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, बेस है। जो H प्लस डोनेट कर रहा है वो एसिड है, जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस के पेयर में अगर हम, क्योंकि जो H प्लस डोनेट कर रहा है वो एसिड है और जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है, तो एसिड और बेस क्या पेयर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एसिड और बेस पेयर होते हैं जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उनमें केवल एक H प्लस का डिफरेंस होता है, और ऐसे एसिड बेस पेयर्स को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसे एसिड बेस पेयर को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं, जिनमें क्या होता है, केवल एक H प्लस का डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ ओनली 1 H प्लस होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैसे HCl एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, Cl माइनस। वाटर अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। आप क्या करोगे, अगर तुमसे किसी का भी कॉन्जुगेट एसिड पूछे तो एक H प्लस दे दो, अगर कॉन्जुगेट बेस पूछे तो एक H प्लस हटा दो। जैसे वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, H3O प्लस हो गया, और कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, OH माइनस हो गया। इसी तरह से अगर अमोनिया का देखा जाए तो अमोनिया का NH2 माइनस क्या होगा, अमोनिया के लिए NH2 माइनस क्या होगा, NH2 माइनस विल बी कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि एक H प्लस हटा दिया और एक H प्लस दे दिया तो NH4 प्लस बन गया, तो हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। और इन दोनों में आपस में भाई लोग कोई भी रिलेशन नहीं है कि तुम सोचो कि NH2 माइनस और NH4 प्लस में कोई रिलेशन होगा, तो बिल्कुल नहीं है। ये दोनों ही अमोनिया के रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, लेकिन इनका इंडिविजुअली कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। मेरे को लगता है ये तो मतलब आसान सी बात है, क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं H2PO4 माइनस की। अब H2PO4 का अगर हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करो, इससे H प्लस एक निकाल दो तो HPO4 माइनस बन जाएगा, सिंपल। ऐसे ही H3PO4 का बना देते तो अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एक H प्लस दे दो तो H3PO4 बन जाएगा। देखो इनकी बातें हम लोग कर क्यों ज़्यादा रहे हैं, इस बारे में डिस्कशन इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि जब हम लोग बफर पढ़ेंगे तो बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ही बनाते हैं, और कई बारी पेपर में ये सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन सा बफर होगा। तो तुम्हें इतना ही पहचानना है उसमें कि कौन सा एसिड बेस पेयर है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये पहचानने के लिए। अब जैसे बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कई लोग क्या करते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ जिससे तुम्हें दिखे, H2BO3 माइनस बना देते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही एब्सोल्युटली गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता। H2BO3 माइनस नहीं होता है बोरिक एसिड का। कई लोगों को अभी तक पेपर होने वाला है, 12th के पेपर दे चुके हैं, अभी तक ये गफलत होगी या मिसकंसेप्शन होगा, गफलत का मतलब मिसकंसेप्शन होगा कि H2BO3 माइनस होता है, जबकि नहीं। बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल बोरॉन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में अटैक करके क्या करता है, BOH4 माइनस बना देता है, और क्या बनाता है, H प्लस। तो ये जो H प्लस छूटा, इसकी वजह से बोरिक एसिड एसिड होता है, अपना H प्लस डोनेट नहीं करता, तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो BOH4 माइनस होता है। इस बात को ध्यान से याद रखना है, ठीक है। अब लुईस एसिड बेस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं वो एसिड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं वो क्या है, बेस हैं। अब लुईस एसिड जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या फिर अपना वेकेंट ऑक्टेट मतलब वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ले सकते हो, वो सारे क्या है, लुईस एसिड्स हैं। और बेस वो है जिनके पास भी लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है, बेस है। अब बात आती है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर की, यहां से आयनिक इक्विलिब्रियम रियली शुरू हो रहा है। तो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है कि वाटर को जब हम आयनाइज करते हैं तो H3O प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो सकता है। कि वाटर का एक ऑटो आयनाइजेशन का मतलब क्या है, कि खुद ही एसिड की तरह बिहेव करे और खुद ही बेस की तरह बिहेव करे। तो एक मॉलिक्यूल क्या करे, एक मॉलिक्यूल वाटर का H प्लस ले ले
और एक मॉलिक्यूल H प्लस छोड़ दे, तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा और OH माइनस बन जाएगा। इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखेंगे। जब K इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, H3O प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई H2O लिक्विड का होल स्क्वायर। अब लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ चेंज होता नहीं, ये तो हम जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो KW को हम क्या लिख देंगे, K इक्विलिब्रियम इंटू वाटर का होल स्क्वायर को हम लिख देंगे KW, और ये हो जाएगा H3O प्लस इंटू OH माइनस। और इस KW को हम क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। इतनी बात यहाँ तक सबको क्लियर आ रही होगी समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है कि KW का थर्मोडायनेमिक डेटा हमें पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वाटर की होती है वो 1.8 इंटू 10⁻18 होती है, और वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 55.55 होता है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो कितना होता है, 55.55 मोलर है। सबकी वैल्यू उठा के रख देंगे इस पे, तो हमें KW की वैल्यू पता लग जाएगी। और फॉर न्यूट्रल वाटर क्या होता है, न्यूट्रल वाटर जो होता है वो H3O प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर होते हैं। भाई ये बात तो आसान बात है ना कि न्यूट्रल वाटर के लिए क्या होगा, H3O प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर होंगे। तो हम 1 इंटू 10⁻14 को या तो H प्लस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर OH माइनस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि H3O प्लस या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल वाटर में कितना आता है, 10⁻⁻7 आता है। ये बात समझ में आई। जिन बच्चों ने पहली बार देखना था उन्हें भाई थोड़ा सा जोर लगेगा इसे देखने में, लेकिन मेंस तक के सवाल लग जाएंगे केवल इस वीडियो से भी। ठीक है, कर लेना जरूर, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अब हमें ये पता हो गया कि 10⁻⁻14 किसके बराबर हो गया, H प्लस इंटू OH माइनस के बराबर। हमने क्या किया, माइनस लॉग टू द बेस 10 हमने दोनों साइड ले लिया, तो माइनस लॉग 10⁻⁻14 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻14 की वैल्यू हो गई 14, और ये माइनस ऑफ लॉग H प्लस हो गया क्या, माइनस ऑफ लॉग H प्लस हो गया PH, माइनस ऑफ लॉग OH माइनस हो गया POH। तो हमने जो स्केल बनाई थी पीएच स्केल बचपन में 10th में, वो यही बनाई थी कि 7 पे वाटर न्यूट्रल होता है, 7 से लेफ्ट पे जाएंगे तो एसिडिक, यानी कि 7 से कम पीएच पे एसिडिक और 7 से ज़्यादा पीएच पे बेसिक हो जाएगा। ये बात एकदम क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से बात समझ में आ रही है ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो सबसे पहला लॉ की तरह जो केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होता है उसे हम कहते हैं ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, ये केवल एप्लीकेबल है किस पे, देखो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जिनके लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल मान लेते हैं एसिटिक एसिड लिया, T इक्वल टू 0 पे हमें पता है कि इसके हमारे पास जो कंसंट्रेशन था वो C मोलर था। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना था, C मोलर था T इक्वल टू 0 पे। अब जब T इक्वल टू T पे आ गए तो ये C माइनस C अल्फा हो गया, यहाँ पे C अल्फा लिख दिया और ये C अल्फा लिख दिया, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा यहाँ पे। अब जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो हम यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की जगह क्या लिखेंगे, के ए लिखेंगे। के इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, तो के की वैल्यू क्या लिखेंगे, के की वैल्यू लिखेंगे CH3COO माइनस इंटू H प्लस, CH3CO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH। ठीक, ये लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं। तो C से C कैंसिल हो गया, तो ये हो गया क्या, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हो गया K। ठीक, अब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो जो K की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ K बाई C। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट K बाई C। हम लोग अल्फा को कब तक निगलेक्ट कर सकते हैं, मेंस के लेवल पे, इफ अल्फा इज लेस देन
5 to 8%, वैसे 5% करना चाहिए, लेकिन मेंस के लेवल पे हम 5%, 8% भी कर सकते हैं, लेकिन चलो 5% ही रखते हैं हम लोग, क्यों एरर को बढ़ाएंगे 5%, देन वी कैन नेग्लेक्ट इट विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, अब अल्फा यहाँ पे हमारे पास निकला है, इस अल्फा की वैल्यू रटने की कोशिश नहीं करेंगे, हर बार सवाल में इसे करेंगे नए तरीके से और निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा निकल आया। अब हमें पता है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना था, क्योंकि हमारा प्राइमरी टास्क क्या था, pH निकालना, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर था, C अल्फा के बराबर। तो ये हो गया C इंटू अंडर रूट ऑफ के बाई सी, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ के इंटू सी। ये H प्लस की वैल्यू आ गई हमारे पास में, H प्लस की वैल्यू ये आ गई। अब जब H प्लस की वैल्यू आ गई तो हमने यहाँ पे लिखा pH विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस लिया, तो -1/2 बाहर ले लें रूट का, और लिख लें क्या 1/2 बाहर ले लें, और यहाँ लिख लें माइनस ऑफ लॉग के माइनस लॉग सी। भाई जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ऐड होता है, माइनस लॉग लिया तो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 1/2 माइनस ऑफ लॉग के इज कॉल्ड पी के प्लस और माइनस ऑफ लॉग सी आ जाएगा ये। तो अगर किसी को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, काफ़ी हद तक सवाल इससे बन जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। पीएच निकल आई है तुम्हारी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, बात क्लियरली से समझ में आनी चाहिए और कोई बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीएच करने हैं। तो पीएच हम निकालते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच निकालने के लिए क्या किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा कि हम जैसे HA है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर सिंगल एरो लगा है तो H प्लस और A माइनस भी टूटा होगा, T इक्वल टू टी पे ये पूरा टूट गया होगा, ये C बन गया होगा और ये C बन गया होगा। ठीक, T इक्वल टू 0 पे वाटर के हमने मान लिया कि वाटर से जो T इक्वल टू टी पे जो कंसंट्रेशन आ रहा है किसका, H प्लस का, वो Z आ रहा है और इसका भी Z आ रहा है। तो जो ऊपर से C आया वो यहाँ पे आ गया। तो देखो वाटर से H प्लस आ कितना रहा था, एक्चुअली 10⁻⁻⁷ आ रहा था, लेकिन क्योंकि हमने H प्लस बाहर से डाल दिया इसलिए रिएक्शन किधर गई होगी, बैकवर्ड गई होगी, जिससे H प्लस अब और भी कम आएगा, 10⁻⁷ से भी कम आएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन ion effect, due to common ion effect, the dissociation of water decreases। ठीक, डिसोसिएशन ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाएगा। तो मान लिया इससे कुछ Z आ रहा है, तो KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, H प्लस N टू OH माइनस, क्योंकि KW केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, KW डिपेंड करता है केवल और केवल किस पे, जल्दी बताओ, टेम्परेचर पे। तो KW किसके बराबर हो गया, C प्लस Z इंटू Z। तो ये Z में हमने क्वाड्रेटिक बना ली, Z में क्वाड्रेटिक बना ली और Z की वैल्यू निकाल ली श्रीधराचार्य मेथड से, -C प्लस अंडर रूट ऑफ C² प्लस 4KW/2। अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 से ज्यादा है, अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 से ज्यादा है तो C² विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 4KW। तो C² प्लस 4KW इज इक्वल टू C², मतलब हमें KW की वैल्यू तो 10⁻⁻14 है। अगर 10⁻⁻5 से ज्यादा है, यानी 10⁻⁻4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो KW क्या होगा, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, उसे 10,000 टाइम्स हो जाएगा, तो निगलेक्ट करना ही समझदारी है। तो देखो Z की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। कंक्लूजन में क्या निकाला कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻⁵, देन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर इज नेग्लिजिबल या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक, आई होप आ गई होगी। ठीक, अब हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड ले लिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने एसिटिक एसिड वीक एसिड किया था, एक केस, पहला केस क्या किया, वीक एसिड वाला किया, दूसरा केस किया हमने जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। अब हम तीसरा केस ले रहे हैं, 2 वीक एसिड को मिला दे रहे हैं। तो 2 वीक एसिड को मिलाया तो हमने क्या लिखा कि यहाँ पे इसे यहाँ पे हटा दें थोड़ा, तो मैं लिखने में आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा एक बार और लिख दूंगा मैं तो आसान हो जाएगा। मान लो 2 एसिड लिए हमने, C1 और C2 कंसंट्रेशन के, HA और HB कंसंट्रेशन मतलब ले लिए हमने 2 वीक एसिड। तो T इक्वल टू T आया, तो ये C1 माइनस C1 अल्फा 1 हुआ, तो ये इसको C1 अल्फा 1 बना और ये C1 अल्फा 1 बन गया।
C2 से ये C2 अल्फा 2 टूटा कुछ, तो ये C2 अल्फा 2 बन गया और ये भी C2 अल्फा 2 बन गया। ठीक, C2 अल्फा 2 बन गया। ठीक, जो नेट H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो नेट H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आएगा? क्योंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम काम करेगा तो C1 प्लस C2 हो जाएगा और ये भी C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो नेट H प्लस एन कंसंट्रेशन किसके बराबर आना चाहिए? नेट H प्लस एन कंसंट्रेशन जो आना चाहिए था हमारे पास वो किसके बराबर आएगा? H प्लस का बराबर आ जाएगा किसके? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ठीक, इसे जब मैनिपुलेट करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन के लिए रेफर कर लेना ओरिजिनल वीडियो, इसका सेकंड लेक्चर, बिल्कुल उसमें ये दिखाई दे जाएगा तुम्हें। कन्वर्ट करके यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, फॉर्मूले की तरह इसे याद रखेंगे कि दो एसिड्स को मिलाने पे जो H प्लस होता है वो किसके बराबर आ जाता है? अंडर रूट ऑफ Ka1C1 प्लस Ka2C2 के बराबर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम मिक्सचर के लिए ले लें एन नंबर ऑफ एसिड्स, देखो ड्राइव करेंगे तो फिर से वो ओरिजिनल लेक्चर जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, केवल काम की बात नोट कर लो और इसे अच्छे से कर लो। तो फॉर मिक्सचर ऑफ एन नंबर ऑफ एसिड्स क्या हो जाएगा? H प्लस की वैल्यू होगी वो समेशन ऑफ I गोज फ्रॉम 1 टू n KI और CI होगी, उसका अंडर रूट लेंगे। क्योंकि जब एक एसिड था तो जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ रहा था वो क्या आ रहा था? Ka1C1 आ रहा था, दो के लिए अंडर रूट K1C1 प्लस Ka2C2 आ रहा था और इसके लिए तो पूरा ही आ रहा था। ठीक है, अब हम लोग और खुरापात सूची हम लोगों ने सोचा क्या करें कि अब स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड मिला दें। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड तो देखो यार कंप्लीटली टूट जाएगा, HA पूरा टूट गया, C1 लिया तो C1 यहाँ से आ गया, C1 यहाँ से आ गया। जब HB था तो C2 माइनस C2 अल्फा 2 हुआ। इतनी बात तो अब समझ में आ गई होगी। देखो लिख लिख के अभी भी लेक्चर को रिवाइज करना है, सुनने से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये C2 अल्फा 2 हो गया प्लस C1 हो गया और C2 अल्फा 2 हो गया। प्लस C1 कहाँ से आया? ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम से आया। तो हमने K की वैल्यू लिखी H प्लस इंटू बी माइनस अपॉन एच बी, ये हो गया C1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 अपॉन C2 1 माइनस अल्फा 2। 1 माइनस अल्फा 2 को 1 मान लेंगे क्योंकि कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट था, पहले से ही कम डिसोसिएट हो रहा था और H प्लस बाहर से डाल दिया तो रिएक्शन को और पीछे ले जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू और कम ही हो जानी है, वो बढ़ेगी नहीं। तो 1 माइनस अल्फा 2 को 1 मान लेना इज वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी से बात समझ में आनी चाहिए। तो K की वैल्यू किसके बराबर हो गई? C1 अल्फा 1 C1 प्लस C2 अल्फा 2 टाइम्स अल्फा 2। तो H प्लस किसके बराबर हो गया? C1 प्लस C2 अल्फा 2। सिंस C1 कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड तो C1 की वैल्यू जो होगी वो C2 अल्फा 2 से हमेशा ज़्यादा होगी। तो जो H प्लस आएगा वो ओरिजिनली किसके बराबर हो जाएगा? C1 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड द ऑल द H प्लस कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मान लो कि हम लोग दान दें और अम्बानी जी दान दे दें, तो किसका दान ज़्यादा माना जाएगा? हमारा तो नेग्लिजिबल होगा ना। अब तुमने मान लो 100 रुपये दान दिया, हमने तो अपने विल से ज़्यादा दान दे दिया, डोनेट किया। या तुम ऐसा सोचो कोई चैनल है जिसे तुम सुपर थैंक्स भेज रहे हो और कोई उधर से फंडिंग लेके आ जाए, तो सुपर थैंक्स की इमोशनल वैल्यू ज़्यादा है, इमोशनल कोशेंट नो डाउट उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फंडिंग है उसके कंपैरिजन में मनी वाइज वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होगा। तो वही है यहाँ पे कि वीक एसिड से जो H प्लस आ रहा था वो बहुत नेग्लिजिबल आ रहा था, उसका रोल था लेकिन बहुत कम था जिसे इग्नोर किया जा सकता है अप्रोक्सीमेशन के लिए। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, ये 2023 में शायद आया था, कह रहा है एन एनालिस्ट वांट्स टू कन्वर्ट 1 मोलर HCl ऑफ pH1 टू अ सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ pH2, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर नीडेड टू डू दिस डाइल्यूशन इज। अब देखो क्या कह रहा है कि पहले H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10⁻⁻1 मोलर था। वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर था। अब हमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कितना चाहिए? हमें चाहिए 10⁻⁻2 मोलर। तो हमें V फाइनल निकालना है। तो हम जानते हैं डाइल्यूशन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? M1V1 इज इक्वल टू M2V2 यूज़ कर सकते हैं आसानी से। बोलो भाई, डाइल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? M1V1 इज इक्वल टू M2V2 यूज़ कर सकते हैं। अब M1V1 इक्वल टू M2V2 जब यूज़ करोगे तो M1 की वैल्यू कितनी होगी? -1 इंटू वॉल्यूम के लिए होगी 1 को हम क्या लिख दें? 1 ही लिखा रहने देते हैं। ये हो गया 10⁻⁻ कितना 2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइनल कितना आ गया? इसे VF लिख देते हैं 2 को। फाइनल वॉल्यूम आ गया कितना? तो वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम आ गया 10 लीटर्स। 10 लीटर्स आ गया। अब हमें किस में लिखना है? इन ml में लिखना है।
तो पहले कितना था, इनिशियल वॉल्यूम कितना मान लें, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1000 ml था, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1000 ml, और फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम है 10,000 ml। तो वॉल्यूम एडेड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एडेड विल बी सिंपली 10,000 माइनस 1000। बोलो भाई, इतनी बात तो आसानी से समझ में आ रही। तो ये कितना हो गया 9,000 ml आ गया। ठीक है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, ये तो सिंपल सवाल है और इसे धीरे से मैंने मतलब बहुत लेंदी करके लगाया, और वैसे जल्दी आया था तो आंसर कितना लिख देंगे 9,000 ml लिख देंगे आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जेई मेंस ने अप्रैल आइटम में पूछा कि 10⁻⁻8 मोलर HCl की पीएच कितनी होगी। ऑब्वियसली 8 नहीं हो सकती, ये तो सिंपल सी बात है भाई। तुम अगर कमेंट कर दोगे कि 8 होती तो बुद्धि लगाओ थोड़ी भाई, बुद्धि। 8 पीएच किसी भी एसिड की नहीं हो सकती। रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर नहीं दिया तो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही मान लेंगे, तो ये तो गलत ही लिखा होगा। अगर ये गलत लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसे फिर HCl को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो HCl को सॉल्व करेंगे, अब ये वाला केस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर का कंट्रीब्यूशन हमें कितना लेना है। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो HCl कितना हो जाएगा, HCl हो जाएगा कितना 10⁻⁸ और 10⁻⁸ वाटर से कितना आएगा Z आएगा। तो यहाँ पे जब Z को सॉल्व करेंगे, Z के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक बनाएंगे, Z को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो देखो ये बहुत गंदी वैल्यू रखनी पड़ रही थी, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली। पेपर में ये सवाल आया था कि pH 8 होगी या नहीं होगी, मैं तो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि 8 से कम होगी, इवन 7 से भी कम होगी। तो 10⁻⁸ हो गया, क्वाड्रेटिक सॉल्व की, सब जगह C की वैल्यू डाल दी। जब इसे सॉल्व किया तो Z की वैल्यू हो गई 9.51 इंटू 10⁻⁸। तो H प्लस की वैल्यू आ गई 10⁻⁸ प्लस 9.51 इंटू 10⁻⁸, तो आ गया 10.51 इंटू 10⁻⁸, यानी कि 8 माइनस लॉग 10.51 यानी कि 6.98 आ गई, यानी कि 7 भी नहीं आई। तो 7 के बहुत करीब आएगी, लेकिन 7 तो नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये केस हो गया, थोड़े से हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब एम्फीप्रोटिक एसिड या फिर हम लोग पॉली एसिड, वीक एसिड के लिए ओरिजिनल लेक्चर्स को देखो, वहां सवाल आएगा। इसमें H2A टाइप के एसिड्स को ब्रेक कर करके सवाल आना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है आना चाहिए तो मैं बिल्कुल, मैं भी कहता हूं कि आना चाहिए, कि क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है कहां से चोरी किया जाए, इसलिए वो फुल लेक्चर से देख सकते हो। ठीक, अब बात आती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। जब सॉल्ट की बात होती है तो सॉल्ट दो तरह के होते हैं, मतलब सॉल्ट 4 तरह के होते हैं, सॉरी 2 कैसे हो जाएंगे, 4 तरह के होते हैं। कैसे कैसे, एसिड प्लस बेसिक, सॉल्ट प्लस वाटर है, तो सॉल्ट कैसे हो सकते हैं, मतलब एसिड कैसे हो सकते हैं, एसिड वीक और स्ट्रांग हो सकते हैं, सॉल्ट भी वीक और स्ट्रांग हो सकते हैं। तो सॉल्ट टोटल कितने बन जाएंगे, 4 तरह के बन जाएंगे। कौन कौन से, सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रांग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड वीक बेस, और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। इन चारों के हाइड्रोलिसिस हमें करके देखने हैं, डेरिवेशंस करके देखेंगे और बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। अब जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है, उसमें दोनों ही पार्ट स्ट्रांग से आ रहे हैं, तो उन दोनों की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो इस बात को मैं लिख देता हूं यहां पे कि इफ इन अ सॉल्ट, या लिख देता इन अ सॉल्ट कैटायन और एनायन which comes from strong acid or base do not undergo hydrolysis at all। तो जो केवल वीक से आ रहे हैं उन्हीं की हाइड्रोलिसिस होगी, जो स्ट्रॉन्ग से आ रहे हैं उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ये ब्रह्म वाक्य से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, है ना। ठीक है, तो अब हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस करोगे तो Na प्लस कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से आ रहा है, और Cl माइनस कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, तो इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। सेकंड केस है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हमने मान लिया कि सोडियम एसिटेट बना। सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वीक एसिड ले लिया एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया क्या, NaOH, इससे क्या बन गया, सोडियम एसिटेट बन गया। अब मिलीक्वेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्विवेलेंट टू मिलीक्वेलेंट्स ऑफ बेस। जब टाइट्रेशन कर रहे होंगे ना, बेसिकली हमने क्या किया कि एक हमने ले लिया होगा क्या, अपना बीकर में या कॉनिकल में क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, और ऊपर से NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं। तो
जब मिलीक्वेंट्स एसिड और बेस के बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा और वो एक्वा सोल्यूशन में रहेगा, और जो एक्वा सोल्यूशन में रहेगा उसमें सोडियम एसीटेट में सोडियम की हाइड्रोलिसिस तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, तो किसकी हाइड्रोलिसिस होगी, एसीटेट आयन की होगी। तो एसीटेट आयन की हाइड्रोलिसिस के लिए हमें कहानी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो हमने मान लिया कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ सी था, तो उससे एसिड कितना आया, वो एसीटेट आयन कितना हो गया, सी आ गया, तो ये सी माइनस सी एच और सी एच और सी एच आ गया, वेयर एच इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, एच क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। अब एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे के एच लिख देंगे, के एच विल बी व्हाट, एसिटिक एसिड इंटू ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन इंटू, कुछ नहीं लिखेंगे, वाटर को तो लिखेंगे नहीं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एच इंटू सी एच अपॉन सी वन माइनस एच, तो हो जाएगा सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। ठीक, इसमें क्या करो, इसमें H प्लस का मल्टीप्लाई कर दो, H प्लस का डिवाइड कर दो, चल जाएगा, बोलो भाई। जब H प्लस का मल्टीप्लाई और H प्लस का डिवाइड करोगे तो ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नंबर वन कन्वर्ट हो जाएगा KW में, और ये नंबर जो पूरा बनेगा ये किसके बराबर बन जाता है, 1/K के बराबर। ठीक, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया KH इज इक्वल टू हो गया KW बाई K इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। अब वन माइनस एच को हम लोग ऑलवेज इक्वल टू कितना ले लेंगे, 1, तो के डब्ल्यू अपॉन के की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, सी एच स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आ गई वो आ गई के डब्ल्यू बाय सी के डब्ल्यू बाय सी के आ गई। अब हमें क्या पता है, ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन पता है, ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन कितना था, सी एच के बराबर था, तो ये हो गया, सॉरी इसका अंडर रूट भी तो लगाओगे यार। ठीक, तो सी इंटू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाय सी के, तो ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई अंडर रूट ऑफ सी के डब्ल्यू बाय के, सिंपल। ठीक है, 1/K तो लिखना आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जब पी ओ एच लिखोगे तो पी ओ एच कितनी लिखोगे, पी ओ एच के लिखोगे 1/2 कॉमन ले लें, तो हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग सी माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू माइनस ऑफ माइनस लॉग के। ठीक, तो इसे लिख दे 1/2, बाहर ले लें, ये माइनस लॉग सी ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा पी के डब्ल्यू, ये बन जाएगा माइनस पी के। ठीक, माइनस ऑफ के डब्ल्यू की वैल्यू होती कितनी 14, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 1/2 पी के प्लस लॉग सी, ये ओ एच पी ओ एच आ गई। तो जब पी एच को सॉल्व कर दोगे तो पी एच को 14 माइनस लिख देंगे, तो पी एच का वैल्यू जो आ जाएगी 7 प्लस 1/2 पी के प्लस लॉग सी के बराबर आ जाएगी। बात समझ में आई, एक बार और डेरिवेशन देख लेते हैं फिर से। क्या किया हम लोगों ने पहले डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखी, के एच की वैल्यू लिखी, बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह लिखी। ठीक, अब जब लिख दिया तो हमने उसे क्या किया, एच प्लस से मल्टीप्लाई किया और एच प्लस से डिवाइड कर दिया। जब एच प्लस से मल्टीप्लाई किया और एच प्लस से डिवाइड किया तो ये बन गया के डब्ल्यू, ये बन गया यार कितना 1/K बन गया, तो इसे हमने लिख दिया के एच की वैल्यू हो गई के डब्ल्यू बाई के विच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। वन माइनस एच को इक्वल टू 1 ले लिया क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी कम, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ के बाई के डब्ल्यू बाई के इंटू सी। तो ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन निकाल लिया, आ गया सी के डब्ल्यू बाई के, और पी एच निकाला और वहाँ से हम पी एच पे पहुँच गए। ये पी एच वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान रखेंगे, ये सॉल्ट में सीधे सीधे क्वेश्चन में यूज होता है, इससे सीधे सीधे आंसर आ जाते हैं। तो पी एच इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस 1/2 पी के प्लस लॉग सी। और ऑब्वियस बात है कि सॉल्ट कैसा था, सॉल्ट कैसा था, बेसिक था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस था और वीक एसिड था, तो सॉल्ट बेसिक था, तो पी एच कैसी आनी चाहिए थी, ग्रेटर देन 7 आनी चाहिए थी, 7 से कुछ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड करेंगे। वीक बेस कैसा ले लें, NH4OH ले लें, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा ले लें,
HCl ले लें सिंपल, तो अपना सॉल्ट जो बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। अब Cl माइनस कहाँ से आ रहा है, Cl माइनस तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, तो हाइड्रोलिसिस किसकी होगी, NH4 प्लस की होगी। अब NH4 प्लस की हाइड्रोलिसिस होगी तो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन में C ले लिया, तो ये C माइनस CH हो गया, तो ये कितना बन गया, ये बन गया CH और ये भी बन गया CH। H यहाँ पे भी क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, KH की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, NH4OH इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय NH4 प्लस इज इक्वल टू CH² अपॉन 1 माइनस H। अब तो इसे आसानी से लिख पा रहे होगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें क्या करो, इसमें जैसे हम जब वीक एसिड था तो हमने H प्लस से मल्टीप्लाई किया था, वीक बेस है तो किससे कर दें, OH माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ये फिर से एक नया नंबर क्या बन गया, KW बन गया, और ये इतना फिर से क्या बन गया, ये बन गया 1/KB। ठीक, तो KH की वैल्यू किसके बराबर आ गई, KH की वैल्यू आ गई KW/KB विच इज इक्वल टू CH² अपॉन 1 माइनस H। 1 माइनस H को फिर से हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो KH की KW/KB की वैल्यू किसके बराबर आ गई, CH² के बराबर आ गई, तो यहाँ से H की वैल्यू जो आ गई वो अंडर रूट ऑफ KW/CKB आ गई। ठीक, ये आ गई यहाँ तक। अब H प्लस की वैल्यू, तो यहाँ से H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H प्लस की वैल्यू आ जाएगी CH के बराबर, दैट इज इक्वल टू C इंटू अंडर रूट ऑफ KW/CKB। तो यहाँ से जो H प्लस आया वो H प्लस किसके बराबर आ गया, H प्लस आ गया किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ KW इंटू C/KB। तो माइनस लॉग ले लिया, तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ लॉग प्लस H प्लस हो गया 1/2 माइनस ऑफ लॉग KW माइनस ऑफ लॉग C माइनस ऑफ माइनस लॉग KB। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से ये pH के बराबर हो जाएगा, ये 14 के बराबर हो जाएगा, ये PKB के बराबर हो जाएगा। तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 माइनस 1/2 PKB प्लस लॉग C। और pH कैसी आनी चाहिए थी, pH 7 से कम भी आनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि सॉल्ट कैसा था, सॉल्ट वॉज एसिडिक। सॉल्ट कैसा था, एसिडिक सॉल्ट था, इसलिए pH जो थी वो 7 से कम आनी चाहिए थी। इसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई मुश्किल परेशानी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक है भाई, सबको मेंस का सवाल इसके बाद लगाना है, मेंस की PYQ की प्रैक्टिस कर लेनी है, इसके बाद छोड़नी नहीं है उसे, है ना। अब बात हो रही है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अब अगर दोनों ही वीक हो गए, एसिड भी बेस है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, दोनों ही वीक हो गए, तो क्या होगा, दोनों कैटायन और एनायन की हाइड्रोलिसिस होगी। तो दोनों कैटायन और एनायन जो होंगे, क्योंकि सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो पूरा पूरा टूट जाएगा, तो उससे एसिडिटाइन भी C माइनस C आ जाएंगे और NH4 प्लस भी क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो T इक्वल्स टू T पे क्या होगा, T इक्वल्स टू T पे C माइनस CH हो जाएगा, C माइनस CH हो जाएगा, ये CH हो जाएगा और ये भी CH हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें KH की वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, KH की वैल्यू लिखेंगे एसिटिक एसिड इंटू NH4OH डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन इंटू NH4 आयन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें H प्लस और OH माइनस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ही वीक है। भाई बात समझ में आनी चाहिए। और स्मार्टली करेंगे, OH माइनस और H प्लस को दूर दूर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिससे ये क्या बन जाए, ये बन जाए 1/K, ये बन जाए क्या 1/KB, और ये क्या बन जाए, ये बन जाए KW। ठीक है, विच इज इक्वल टू C² इंटू H² अपॉन C² कॉमन ले लें, 1 माइनस H का होल स्क्वायर, तो C² से C² हो गया कैंसिल। तो जो KH था, KH तो था वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया KW अपॉन K इंटू KB के बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू H² अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। तो H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू जो आ गई वो अंडर रूट ऑफ KW/K इंटू KB आ गई। अब यहाँ पे 1 माइनस H को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही वीक से आ रहे हैं। तो हेयर वी कैन नॉट नेग्लेक्ट, हेयर वी कैन नॉट नेग्लेक्ट, हेयर वी कैन नॉट नेग्लेक्ट व्हाट, 1 माइनस H। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि नेट H प्लस आयन जो थे वो कहाँ से आ रहे थे, सोल्यूशन में जो भी नेट H प्लस आयन आ रहे थे वो किसकी वजह से आ रहे थे,
एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम से आ रहे थे, नेट OH माइनस किसकी वजह से आ रहे थे, NH4 OH के इक्विलिब्रियम की वजह से आ रहे होंगे। तो एट इक्विलिब्रियम एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितना था, CH, इसका कितना था C1 माइनस H, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए हम Ka की वैल्यू कितनी लिख देंगे, Ka की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, एसिटेट आयन इंटू H प्लस आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड आयन। ठीक, तो यहाँ से H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम H प्लस की वैल्यू देखें तो K इंटू एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारा, एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितना है CH, और एसिटेट आयन का C1 माइनस H, तो ये कैंसिल हो गया। तो H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू जो आ गई वो आ गई H प्लस अपॉन K के बराबर। ठीक, इस वैल्यू को उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें, तो H प्लस अपॉन K की वैल्यू जो आ गई वो आ गई अंडर रूट ऑफ KW बाई K इंटू KB। तो H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से H प्लस की वैल्यू आ गई कितने, अंडर रूट ऑफ KW इंटू K बाई KB। माइनस ऑफ लॉग H प्लस ले लो यहाँ से भी, तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस किसके बराबर हो गया, 1/2 भाई लोग, माइनस ऑफ लॉग KW माइनस ऑफ लॉग K माइनस ऑफ माइनस लॉग KB। ये हो गया PH के बराबर, ये हो गया 14 के बराबर, ये हो गया 14 के बराबर, ये हो गया PK और ये हो गया PKB। तो जो वैल्यू आ गई PH इक्वल्स टू 7 प्लस 1/2 PK माइनस PKB के बराबर आ गई। और इस फॉर्मूले को अगर हमने याद कर लिया होता तो जेईई मेंस 2024 फरवरी शिफ्ट 1 का सवाल हमसे आसानी से लग गया होता, जो सवाल कह रहा है कि K की वैल्यू है फॉर एसिटिक एसिड इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, तो K की वैल्यू हमें दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, और KB की वैल्यू भी दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁵। और देखो इससे सरल सवाल नोट से लिखा हुआ कैसे आ सकता है कि अमोनियम एसीटेट की तुमसे क्या पूछ रहे हैं, अमोनियम एसीटेट की हमसे क्या पूछ रहे हैं, पीएच पूछ रहे हैं। तो अमोनियम एसीटेट की पीएच कैसी होगी, अमोनियम एसीटेट क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अभी तो हम लोग ये करके आ रहे हैं, मैंने इसीलिए ये करके दिखाया जिससे तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आए कि देखो मेंस का सवाल लल्लू टाइप का आता है, चवन्नी खोर सवाल है, लगा दोगे तो सही रहेगा, आसानी से लग जाएगा, मतलब है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो इससे पीएच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पीएच की वैल्यू आ जाएगी किसके, 7 प्लस 1/2, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ पीके माइनस पीकेबी, पीके माइनस पीकेबी कितना हो जाएगा इसके लिए, ये दोनों बराबर होंगे तो पीके विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, पीकेबी के बराबर हो गया। तो पीएच कितनी आ गई इसकी, पीएच आ गई हमारी 7 आ गई, तो आंसर हो गया है ना, बिल्कुल बेकार सवाल आसानी से हो गया। एक और सवाल पढ़ लेते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे बेस्ड असर्शन रीजन था, ये भी बहुत ही सरल सवाल था। क्या कह रहा है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। ठीक, एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। तो ये तो बात सही लिखी हुई है यार कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि अमोनियम का जो पीके भी होगा वो कार्बोनेट के पीके से ज़्यादा है, वो 10⁻⁷ के ऑर्डर का, ये 10⁻⁵ के ऑर्डर का है। अब कह रहा है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड्स अपॉन द के एंड के वैल्यू ऑफ द एसिड और बेस फॉर्म फ्रॉम इट। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है, दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ए मार्क करेंगे। ए मतलब कि स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ठीक, अब बात आती है बफर सोल्यूशन की। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रही होगी, हम लोग 15-20 मिनट में बाकी कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर को कंप्लीट। क्या कर रहा है कि बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, बफर क्या होते हैं, बफर सोल्यूशंस वो होते हैं जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाल देते हैं तो बफर सोल्यूशन क्या करते हैं, पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। पीएच के चेंज को रेजिस्ट करने का ये मतलब कतई नहीं है कि पीएच चेंज नहीं होगी। जैसे तुम भी पढ़ने को रेजिस्ट करते हो ना, लेकिन पढ़ते तो हो ना यार मजबूरी में, तो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करने का ये कतई मतलब नहीं है कि पीएच चेंज नहीं होगी, चेंज होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जब ये बफर सोल्यूशन नहीं होता। सिंपल बात लिखी है, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, बफर सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट अलाउ टू चेंज द पीएच अपॉन एडिशन ऑफ
of a small amount of acid or base, this doesn't mean at all that the pH won't change, and all it means is that the change in pH will be smaller as compared to a non-buffer solution. मतलब जब बफर नहीं होगा तो pH ज़्यादा चेंज होगी और जब बफर है तो pH कम चेंज होगी. बफर सोल्यूशन कौन बनाते हैं? बफर सोल्यूशन आर फॉर्म बाय वीक एसिड और बेस एंड देयर कॉन्जुगेट सॉल्ट. ये बात मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कही थी. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन से होते हैं? जो जिनमें एक H+ का डिफरेंस होता है और जो उसमें एसिड या बेस का एक का पार्ट है वो कहाँ से आना चाहिए? वीक एसिड या वीक बेस से आना चाहिए. तो इनमें से कौन कौन से एसिड, मतलब इनमें से कौन कौन से बफर बनाएंगे? तो सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड बना देगा. NaOH और NaCl नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है. HCl और NaCl भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग से आए हैं. ठीक है. NH4OH और NH4Cl बना देंगे. H3PO4 और Na2HPO4 बना देंगे. Na2HPO4 और NaH2PO4 और Na2HPO4 बना देंगे. Na2HPO4 और Na3PO4 बना देंगे. Na3PO4 और H3PO4 नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है. और H3BO3 और कॉन्जुगेट सॉल्ट BOH4- ये भी बफर बना देगा. तो बफर बनाने के लिए क्या चाहिए? एक वीक एसिड चाहिए और उसका कॉन्जुगेट एसिड या बेस चाहिए. ठीक है. आसानी से बात समझ में आ रही होगी यार. देखो मेरी आवाज़ उतनी सुरीली तो नहीं है ना, कि बहुत सुरीली निकले. इतना तो मेरे को पता है कि मेरी आवाज़, और इतना बोल रहा हूँ ना मैं कि ठीक. अब कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो टाइप्स ऑफ बफर की बात करते हैं. बफर कितने तरह के हो सकते हैं? एसिडिक बफर हो सकता है, बेसिक बफर हो सकता है और सॉल्ट बफर हो सकता है. एसिडिक बफर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है. कितने लोगों को ये पता है कि एसिड बफर वो होता है जिनकी पीएच 7 से कम होती है? इन जनरल होती है लेकिन हमेशा नहीं होती. तो ऐसे बफर सोल्यूशन जो वीक एसिड से बने और उनके कॉन्जुगेट सॉल्ट से बने हैं उन्हें हम कहते हैं एसिडिक बफर. एसिडिक बफर कौन से? पीएच डिसाइड नहीं कर रहे. डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? कि वो कहाँ से बने हुए हैं ये डिसाइड करता है, पीएच डिसाइड नहीं करती. तो एसिडिक बफर कौन सा है? एसिडिक बफर वो है कि द बफर सोल्यूशन फॉर्म बाय वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट सॉल्ट इज कॉल्ड एसिडिक बफर. ठीक. बेसिक बफर कौन सा है? बेसिक बफर वो है कि बफर सोल्यूशन फॉर्म बाय वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट सॉल्ट. वो कैसा है? बेसिक बफर है. और सॉल्ट बफर कैसा है? जिनमें सॉल्ट और मतलब एसिड और बेस दोनों ही वीक है. अब हमें पीएच ऑफ एसिडिक बफर निकालनी है. तो पीएच ऑफ एसिडिक बफर कैसे निकालेंगे? तो ये मान लो हमें दिया हुआ है T=0 पे 0 मान लेते हैं. T=T पे मान लेते हैं कितना? C- C अल्फा और C अल्फा. वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसके लिए तो डायरेक्टली K लिखेंगे. K की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? CH3CO- इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COH. हमें यहाँ से H+ आयन कंसनट्रेशन निकाल लेना है. तो H+ आयन कंसनट्रेशन कितना आ जाएगा? K इंटू एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एसिटेट सॉल्ट. ठीक. तो pH इज इक्वल टू आ जाएगा pKa प्लस लॉग एसिटेट आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड. तो अगर इन जनरल लिखनी होगी इक्वेशन, अगर इन जनरल लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डायरेक्ट सवाल पेपर में आता है और इसे हम कहते हैं हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन. तो तुम हेसल तो रहने ही दो, हेंडरसन इक्वेशन याद रखो, उससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा कि pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड होता है. ठीक है. ऐसे ही हम pH ऑफ बेसिक बफर भी निकाल देंगे. pH ऑफ बेसिक बफर कैसे निकालेंगे? तो pH ऑफ बेसिक बफर के लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए Kb की वैल्यू लिखेंगे. Kb की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH. सिंपल है. मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिससे तुम्हें ये कॉन्फिडेंस रहेगी पेपर में आएगा तब भी 1 मिनट के अंदर ही लिखा जा सकता है. तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गया? Kb इंटू NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 प्लस. तो OH माइनस को लिख दें POH इज इक्वल टू हो जाएगा PKb प्लस लॉग, ये हो गया NH4 प्लस जो कि सॉल्ट था डिवाइडेड बाय NH4OH. तो इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि pH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस याद कर सकते हैं. इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए. तो जब एसिडिक बफर है तो सॉल्ट बाय एसिड है, जब बेसिक बफर है तो सॉल्ट बाय बेस है. ठीक. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को भी. ठीक है. अब आगे बात करते हैं हम लोग
ये दोनों हेंडरसन इक्वेशन याद रहेंगी। अब बफर एक्शन कैसे होगा? बफर एक्शन में क्या होगा कि मान लो कि हमने क्या किया, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट एक साथ ले लिया और H प्लस हमारे पास था। अब हम जब थोड़ा सा H प्लस डालेंगे, रिएक्शन किधर जाएगी? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा और थोड़ी देर बाद वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश कर लेगा और फिर से एसिटेटाइन और H प्लस में ब्रेक हो जाएगा। तो पीएच चेंज बहुत माइन्यूट से हो पाएगी। इसी तरह OH माइनस डालेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी और एसिटेटाइन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वो वाटर से H प्लस के फिर से पीछे चला जाएगा और इक्विलिब्रियम को फिर से स्टेब्लिश कर देगा। ठीक। बफर कैपेसिटी की बात करें तो बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ द बफर बाय 1 यूनिट। इसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अपॉन डेल्टा पीएच। अ सॉल्यूशन विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। कब तक बफर रहेगा? मान लो तुमने H प्लस और OH माइनस डाला तो मजा आने लगा कि यार ये तो बहुत मजा आ रहा है, जादू हो रहा है। तुम डालते क्या, मग्गा भर के डाल दिया? ऐसा नहीं कर सकते। कब तक बफर रहेगा? कोई भी बफर एक्शन तब तक शो करेगा जब तक उसका पीएच जो होगा वो pKa प्लस माइनस 1 के बराबर या पीओएच जो होगा वो pKb प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक। यानी कि सॉल्ट बाय एसिड कंसंट्रेशन या सॉल्ट बाय बेस कंसंट्रेशन जो होगा वो 1:10 या 10:1 से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। अब हमें बफर ऐसा बनाना है जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का बफर कैसे बनेगा? The buffer will show maximum capacity when the concentration of acid and its conjugate base या base and its conjugate salt is same। तो यानी pH इज इक्वल टू जब pKa होगी और pOH इज इक्वल टू pKb होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या बन गया? तो ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का सोल्यूशन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे मैं कह रहा हूं कि इसे याद रखना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो पेपर में आसानी से पूछा जा सकता है। ठीक। अब कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक एसिड। एम्फीप्रोटिक एसिड कौन सा होता है? विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स एज वेल एज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं उन्हें हम एम्फीप्रोटिक कहते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर एक H प्लस ले ले तो H2CO3 बना देगा और एक H प्लस दे दे तो Na2CO3 बना देगा। तो इसे हम एम्फीप्रोटिक सॉल्ट कहते हैं और इसकी पीएच की वैल्यू pK1 प्लस pK2/2 होती है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। इसमें फॉर्मूले को डिराइव करने पे अभी नहीं जाएंगे। इस फॉर्मूले को हम लोग एज सच याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। बफर सॉल्यूशंस वाला होगा इसीलिए ये बफर में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? द पीएच ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर बेंजोइक एसिड जिसकी पीके दी एंड 1 मोलर सोडियम एसिटेट जिसकी हमें इज 4.5। द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इन 300 ml ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन इज इन ml। ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें पीएच दे रखी है ना। पीएच हमें कितनी दे रखी है? पीएच इज इक्वल टू दे रखी है 4.5 और हमें जो बफर सॉल्यूशन बनाना है वो बनाना है बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट में बनाना है। ठीक है। सोडियम बेंजोएट का कॉन्सेंट्रेशन हमें दोनों का दे रखा है। ठीक। अब हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ दिस बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इन 300 ml ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन इज हमें बताना है। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करनी पड़ेगी हमें। तो हमें फॉर्मूला तो वही हेंडरसन इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो हेंडरसन इक्वेशन लगा देते हैं इसमें। तो हेंडरसन इक्वेशन क्या करिए? पीएच इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। अब देखना जरा, सॉल्ट बाय एसिड कह रहा है तो हमें मिलीमोल्स रखने पड़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। तो हमने क्या किया? पीएच की वैल्यू दे रखी है 4.5, पीके की वैल्यू दे रखी है 4.2 प्लस लॉग, इसे लिख दें m1 vs या v1 अपॉन इसे लिख देते हैं m2 v2। दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखा है तो ये 0.3 इज इक्वल टू आ गया लॉग ऑफ v1 अपॉन v2। तो ये 0.3 log 2 की वैल्यू है तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? v1 अपॉन v2 की वैल्यू आ गई किसके बराबर? 2 के बराबर। तो v1 इज इक्वल टू आ गया 2v2 और हमें एक इक्वेशन दे रखी है कि v1 प्लस v2 की वैल्यू कितने बराबर है? 300 के बराबर। तो हमें किसका निकालना है? v2 हमने लिया, बेंजोइक एसिड लिया, एसिड का। ठीक है, तो सही है। तो इसे v1 की जगह 2v2 लिख दें। 2v2 प्लस v2 इज इक्वल टू 300 ml। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 ml हमें चाहिए होगा जिससे कि ये बफर बिल्कुल ऐसा ही बन जाए जैसा हम चाहते हैं। तो 200 ml क्या लेंगे? 200 ml हम लेंगे क्या? सॉल्ट और 100 ml लेंगे एसिड। तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 100 ml। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल फॉर्मूले पे चले और बिल्कुल तसल्ली से सवाल लगाया। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की।
सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को पढ़ना पड़ता है। स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसे हम AX/BY टाइप का सॉल्ट मान सकते हैं। अगर AX/BY टाइप का सॉल्ट ब्रेक हुआ तो क्या बनाएगा? XAY प्लस और YB X माइनस। तो हमने सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो मान लिया वो क्या मान लिया? इनफाइनाइट मान लिया। वो तो इनफाइनाइट है तो इससे XX और YH टूटेगा। तो जब के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो के इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे? AY प्लस की पावर X BX माइनस की पावर Y डिवाइडेड बाय AX/BY सॉलिड है। इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा KSP विच इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये AY प्लस एक्स BX माइनस Y आ जाएगा। तो KSP की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी XS की पावर X YS की पावर Y। तो KSP को हम क्या कहते हैं? KSP इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना? इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया? KSP की वैल्यू आ गई हमारी x की पावर x y की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई। और ऐसा ही लगभग लगभग एक सवाल बहुत चिंदी सा पूछा गया है। ठीक है, अब सोल्यूशन जो हो सकते हैं सॉल्युबिलिटी के हिसाब से तीन तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इन सॉल्यूशंस को पहचानेंगे कैसे? उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया जिसे कहा आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट इज लाइक रिएक्शन कोशेंट। जब आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर होते हैं तो हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन है। कैसा है सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन है जब आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर होते हैं। आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अभी अभी फिलहाल के लिए और भी सॉल्युबल किया जा सकता है। और जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगेगी। अब डिफरेंट केसेस ऑफ सॉल्युबिलिटीज हमें करने हैं तो हम लोग थोड़े से केस कर रहे हैं यहाँ पे। डिटेल में हम लोगों ने फिर से अध्याय बैच में कर रखे हैं, वहां से जाके पढ़ लेंगे तो काम हमारा बहुत अच्छा चलेगा। नहीं, सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ पे मेंस लेवल के बात हम लोग कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि समय कम है, तुम्हारा कम ही समय लेना था, इसलिए अगले 5 मिनट में चैप्टर को हम लोग वाइंड अप करेंगे। होपफुली तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या कर रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर में तुमने मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है? इसकी सॉल्युबिलिटी आ रही है S और ये भी आ रही है S। तो KSP की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? KSP की वैल्यू हो जाएगी Ag प्लस के आयन कंसंट्रेशन के बराबर इंटू Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन के बराबर। तो यह हो गया S इंटू एस, यानी कि S स्क्वायर हो गई। ठीक, ऐसे ही अगर PbCl2 के लिए लोगे तो PbCl2 के लिए S आएगा। अब एक Pb ने 2 Cl बनाए थे तो S बनाए तो कितने बनाएंगे? 2S बनाएंगे। तो KSP की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? KSP वैल्यू आ जाएगी Pb2 प्लस इंटू Cl माइनस का होल स्क्वायर। तो Pb2 प्लस हो गया S, ये हो गया 2S का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कितना? 4S क्यूब हो गई। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन प्रेजेंस ऑफ ए कॉमन आयन। अगर हम मान लें कि हम इसी AgCl के सॉल्ट को 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन में डाल रहे हैं जिससे हमें नोन कंसंट्रेशन है जिसका, तो क्या करेंगे? तो हम t=0 पे इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ S और S ले लेंगे। अब जब t=t पे देखेंगे, मतलब t=0 पे तो था ही नहीं कुछ। ठीक, तो t=t पे जब देखेंगे इसे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ S और S आएगी। अब क्योंकि सोल्यूशन में पहले से NaCl है तो जो Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? S प्लस 0.1 आ जाएगा। ठीक, तो जो KSP की वैल्यू लिखेंगे वो KSP की वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे? Ag प्लस इंटू Cl माइनस लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि 0.1 कहाँ से आया? Cl माइनस S आ रहा था किससे? AgCl से। और 0.1 आ रहा है कहाँ से? 0.1 आ रहा है NaCl से। तो Ag प्लस इंटू Cl माइनस हो गया तो ये हो गया कितना? Ag प्लस हो गया S और Cl माइनस हो गया S प्लस 0.1। अब S प्लस 0.1 को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 लिख देंगे। तो KSP इज इक्वल टू S इंटू 0.1 आ जाएगा। तो S की वैल्यू आ जाएगी KSP अपॉन 0.1। अगर हम इन जनरल लिखेंगे तो इन जनरल हम S की वैल्यू लिख सकते हैं KSP अपॉन C, लेकिन इसे भी और जनरलाइज करना पड़ेगा। जब हम सॉल्ट बदलेंगे तो ये फॉर्मुलेशन भी चेंज होता जाएगा। जैसे ये सवाल देख लेते हैं, क्या कर रहा है? द pH ऑफ सोल्यूशन एट विच MgOH होल्ड ट्वाइस KSP जिसका गिवन है बिगिंस टू प्रेसिपिटेट अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर Mg2 प्लस आयन। अब देखो कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है। शिफ्ट 1 का है जनवरी का, मैं बता रहा हूँ ना, जितना करा रहा हूँ उसी सवाल आए हैं और ये सारे चीज़ें नोट्स में थी। MgOH होल्ड ट्वाइस
को अगर हम ब्रेक कर लें तो क्या बना देंगे, Mg2+ बना देंगे और 2OH- बना देंगे। ये कह रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसा आ जाएगी, ये 2H आ जाएगी और ये +0.1 हमें गिवन है, Mg2+ आयन सोल्यूशन में था यहाँ से। ठीक, तो KSP की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, KSP की वैल्यू आ जाएगी Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, और हमें पीएच ही बतानी है तो OH- कंसेंट्रेशन बताना है। KSP की वैल्यू कितनी दी है, 1 × 10⁻11 इज इक्वल टू 0.1 प्लस S लिख देते हैं अभी तुम्हारी सुविधा के लिए, बाद में तो S को हटाना ही है, और OH- का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, S प्लस 0.1 की वैल्यू कितनी लिख देंगे, S प्लस 0.1 की वैल्यू 0.1 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा OH- का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 10⁻11 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कि 10⁻10। तो OH- की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10⁻5 मोलर आ जाएगी। तो POH जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 5। तो PH कितनी आ जाएगी, PH आ जाएगी 14 - POH यानी कि 9 आ जाएगी। तो आंसर इसका क्या लिख देंगे, इसका आंसर 9 मार्क कर देंगे और सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है पूरी। अब साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या कर रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ 2 और मोर सॉल्ट अगर हमें एक साथ निकालनी हो, तो मान लो AgCl की सॉल्युबिलिटी किसी AgBr के सोल्यूशन में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे कि Ag+ और Cl- में टूटेगा, AgBr Ag+ और Br- में टूटेगा। ऊपर वाले से सॉल्युबिलिटी हमने मान लिया S1 आ रही थी, नीचे वाले से S2 आ रही थी, तो S1 + S2 लिख देंगे दोनों को। दो इक्वेशन बन जाएंगी, KSP1 की वैल्यू हो जाएगी S1 × S1 + S2 और KSP2 की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, S2 × S1 + S2। दोनों को डिवाइड कर देंगे उठा के, S1/S2 निकल आएगा, S1 इन टर्म्स ऑफ S2 निकल आएगा और फिर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, जेईई मेंस का फिर से 2024 जनवरी शिफ्ट फरवरी 1 शिफ्ट 2 का सवाल है। क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन वाटर इज W/100 ml एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स सॉल्युबिलिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो ये तो सिंपल है, कैल्शियम फॉस्फेट का बस फॉर्मूला तुम्हें पता हो। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Ca3PO4 होल ट्वाइस। कैसे ब्रेक होगा, 3Ca2+ + 2PO4 3-। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी कितनी दी है, W/100 ml दी है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, W/10 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो W/10 मोलैरिटी लिख देंगे सर। ठीक, यही तो होगी, क्योंकि 100 ml में दी है, हमें 1000 ml निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो हम मोल पर लीटर में ही निकालेंगे। तो KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से KSP की वैल्यू हो जाएगी कितना, Ca2+ की पावर 3 इंटू फॉस्फेट की पावर 2। तो Ca2+ की पावर 3 यानी W/M10 की पावर 3 और W/10/M की पावर 2। तो हो जाएगा 10 की पावर कितनी हो गई, 5। तो W/M की पावर हो गई 5 इंटू 10⁻⁵ हो गई 5। तो आंसर इसका हमारा 4 आ जाएगा। सिंपल है, आसानी से लगा दिया जाएगा। अब थ्योरी ऑफ इंडिकेटर के बारे में भी सुनी लो, क्या एक लाइन की बात है। क्या कह रहा है कि थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्या है कि जो इंडिकेटर होते हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म में क्या करते हैं, अलग अलग कलर शो करते हैं। तो इसका कलर 1 और कलर 2 हो जाएगा। तो ये भी बेसिकली क्या है, एक H+ के डिफरेंस से बने, तो ये भी बफर सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं। तो pH = pKin log ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर्म रहते हैं। जैसे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की रेंज कितनी होती है, 8.3 to 10.3 होती है, क्योंकि वो +-1 है, तो -1 से लेके +1 तक वो काम करेगा। ठीक, अब टाइट्रेशन कर्व्स मान लेते हैं। टाइट्रेशन कर्व्स देख लो, जैसे HCl को NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, तो मान लिया कि HCl की pH कितनी थी, पहले 2 थी। जैसे जैसे हम NaOH डालेंगे क्या होगा, pH बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक पॉइंट सर्टेन ऐसा आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट, जहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, pH सडनली जंप करेगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, और क्योंकि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, pH एग्जैक्टली कितनी पहुंच जाएगी, 7 पहुंच जाएगी, और फिर NaOH pH को गवर्न करेगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम वीक एसिड, डायबेसिक वीक एसिड ले लें तो क्या होगा, वीक एसिड लेंगे तो यहाँ पे क्या चलेगा, पहले बफर सोल्यूशन बनेगा, किसके किसके बीच में, H2CO3 और HCO3 के बीच में एक एंड पॉइंट आएगा, और अब की बार जो जंप आएगा वो 7 से ऊपर आएगा। क्यों आएगा ऊपर 7 से, क्यों, क्योंकि जो सॉल्ट बनेगा
CO3, वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। फिर एक और बफर चलेगा किसके बीच में, SCO3 माइनस और CO3 2 के बीच में, फिर एक एंड पॉइंट आएगा और फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी CO3 2 की। तो इस तरह से ग्राफ आएगा। इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, एडवांस में ज़्यादा काम आते हैं, मेंस में कम आते हैं। तो ऑलमोस्ट 60 मिनट में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। सवाल लगा लिए मेंस के 2024 के जितने भी आए थे, 5 सवाल आए थे, 5 लगा लिए हम लोगों ने, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। बाकी 3 चैप्टर के भी वीडियोस आ जाएंगे, जिससे PY जो रिवीजन सीरीज है वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।